जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपके सीटेट परीक्षा 2022 में एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि पिछली बार परीक्षा में साथियों बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से बने थे, इसलिए ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। तो साथियों, आपके परीक्षा में नई शिक्षा नीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो मैं लेकर इस वीडियो में आया हूँ आपके लिए बेहद जरूरी और खास बन जाते हैं जानना, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा, इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार आते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक एक पॉइंट को समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? यानी कि कुछ ऑप्शंस हैं और कौन कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित हैं उस पर हमें चर्चा करके उनको सेलेक्ट करना है। पहला है आपका अन्वेषण आधारित अधिगम, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अन्वेषण मतलब होता है खोज पर आधारित, अधिगम मतलब होता है सीखना, यानी कि खोज करके सीखना, ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है। कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है साथियों वेधन तथा बार बार अभ्यास। साथियों वेधन और बार बार अभ्यास साथियों हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा है चर्चा आधारित कक्षाएं, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि कक्षा में विद्यार्थी आपस में चर्चा करें, शिक्षक सहित चर्चा करें, इसकी बात हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है, इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये शब्द और लाइन आप याद कर लीजिए, ये आपके जो है एनईपी में नहीं दिया गया है, तो इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही बताया गया है, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा आगे अभी मैं साथियों आपको बाद में बताऊंगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला है वेधन और अभ्यास पर आधारित, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर पहले प्रश्न पर चर्चा किया कि वेधन और अभ्यास पर आधारित शिक्षा की बात हमारे एनईपी में नहीं की गई है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा है अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, तो हमने ऊपर चर्चा किया था कि खोज आधारित शिक्षा होनी चाहिए, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि और तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित। तो साथियों जहां पर शिक्षक केंद्रित ऑप्शन मिले, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको आप पहले तो गलत काट दीजिए। यहां पर साथियों बालक केंद्रित यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख नहीं, क्या केवल जो विद्यार्थी होगा वो परीक्षा पास करने के लिए सीखेगा? नहीं, दैनिक जीवन में उपयोगिता के लिए, अपने ज्ञान के लिए वो सीखता है, केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं। तो अन्वेषण यानी कि खोज पर आधारित और खोज की तरफ मुड़ा हुआ उन्मुखी ऐसी शिक्षा जो होगी उसी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ये अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है बुनियादी स्तर पर एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ध्यान केंद्रित करती है। यानी कि जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो किस पर ध्यान केंद्रित करती है? पहला तो है आपका साक्षरता यानी कि हमको ज्ञान चाहिए, ये तो जरूरी है, पहला ऑप्शन तो आपका सही लग रहा है। दूसरा है आपका साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर। अंक ज्ञान यानी कि गिनती करने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि आप कोई चीज़ गिन सके, पैसे की जानकारी आपको हो सके, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका, इससे बेस्ट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साक्षरता के साथ साथ अंक ज्ञान भी दिया गया है। और तीसरा ऑप्शन है प्रकृति विज्ञान पर, तो ये भी सही है, लेकिन जो सबसे मेन फोकस हमारा होता है वो हमें ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो साक्षरता आपका हो गया यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है? ठीक है, कक्षा 3 से 5 की बात कर रहा है। इसमें जो ईवीएस होता है, पर्यावरण वाला जो सब्जेक्ट होता है, उसमें साथियों आपका विज्ञान भी शामिल होता है, सामाजिक विज्ञान भी होता है यानी कि सोशल, इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा भी उसी में शामिल होता है। ये किसकी अनुशंसा पर एकीकृत किया गया है यानी कि समाहित किया गया है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 जो है इसको समाहित किए हुई है एक में, ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसको जानते रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कक्षा 3 से साथियों 5 तक जो पर्यावरण होता है उसमें विज्ञान भी रहता है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तीनों रहता है। और ये साथियों एनसीएफ यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, ये 2005 में जो आया था उसकी अनुशंसा पर शामिल किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तो वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोज के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ... का प्रयोग ... को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, यानी कि किसका प्रयोग किसको प्रोत्साहित करने के लिए किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला है कंठस्थीकरण। तो जहां पर भी आपको मैं बता दूं, कोई भी क्वेश्चन रहे जहां पर आपको कंठस्थीकरण यानी कि रटने की बात की जाए, वो तो ऑप्शन आपका 100% गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस के लास्ट में ये नहीं है, पूछा है कि नहीं है, कहीं कहीं निगेटिव क्वेश्चन रहता है, लिखा रहता है नहीं है, नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो यहाँ पर नहीं शब्द आया नहीं है लास्ट में, तो इसमें जहाँ पर आपको कंठस्थीकरण रटने की बात आए वो ऑप्शन आप गलत काट देंगे। पुनः दूसरे में भी आपका कंठस्थीकरण आ गया, इसको भी हम गलत काट देंगे। यानी कि रटने की बात कहीं पर भी नहीं की गई है आपके शिक्षा नीति में या नीति में, जो भी हो दस्तावेज शिक्षा से संबंधित, वहाँ पर रटने की बात नहीं साथियों, खोज पर आधारित शिक्षा की बात की जाती है, करके सीखने पर बात की जाती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि अनुभव जो आप करें, ठीक है, यानी कि खोज करके जब सीखेंगे तो आप अनुभव आधारित अधिगम करेंगे, सीखेंगे। अधिगम मतलब होता है सीखना, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा है अनुभव जनित अधिगम प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण मतलब फिर वही सोचने समझने रटने की बात आ गई, यानी कि तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका पीडीएफ साथियों आपको मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और प्लेलिस्ट से जाकर साथियों अन्य वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए चलाई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5, यानी कि जो प्राथमिक कक्षा की अगर कहीं बात की जाए तो आपको जानना चाहिए कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा को प्राथमिक कक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा, लेवल की बात कर रहा है। तो पहला है आपका साथियों आरंभिक स्तर, ठीक है, आरंभिक स्तर, और दूसरा है मध्य स्तर, तीसरा है बुनियादी स्तर, चौथा, यानी कि तीनों में से आपको बताना है, क्योंकि नीचे देखिए इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, केवल ए केवल बी, तो कौन कौन सा होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो साथियों आपका जो होना चाहिए वो तो होना चाहिए साथियों आरंभिक स्तर भी होना चाहिए, ठीक है, आरंभिक स्तर होना चाहिए पहला, और दूसरा मध्य स्तर नहीं होना चाहिए, यानी कि बच्चा शुरू से सीखेगा। जो कक्षा 1 से 5 तक का बच्चा होगा वो तो साथियों शुरू से सीखेगा ना, यानी कि बुनियादी ढांचा जिसको कहते हैं, यानी कि बुनियादी स्तर और आरंभिक स्तर से सीखेगा। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी सही है, यानी कि आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर से सीखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, ठीक है, क्या सिफारिश करती है, चलिए देखते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बहुभाषावाद, ठीक है, यानी कि आपका जो विद्यालय होगा वो ऐसे एरिया में हो जहाँ पर बहुत सारे भाषा बोलने वाले बच्चे आते हों। तो साथियों हमें सबको देखना है, हमें सबको पढ़ाना है, ठीक है, तो यानी कि बच्चा जो है सब भाषाओं में सीखे, ठीक है, सब में आगे बढ़े। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा बहुभाषावाद। इस शब्द को आप जानते रहिएगा, जहाँ पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नीति की बात करेगा, सिफारिश की बात, वो साथियों बहुभाषावाद सही उत्तर हो जाएगा। और देखिएगा ये ऑप्शन आपके परीक्षा में बहुत बार छपने वाला है, एक भाषा की बात कभी नहीं करेगा, ठीक है, पाठ्यक्रम का मानकीकरण और मूल्यांकन का मानकीकरण ये सब गलत हो जाएंगे, सिफारिश करेगा केवल बहुभाषावाद का, यानी कि हर बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट बच्चा है और सभी बच्चे की जो भाषा है उस बच्चे को उसी में शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी कि बहुभाषावाद की बात हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए साथियों, मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना। बिल्कुल मैंने कहा जहां पर रटने की बात आएगी उसको हम तुरंत गलत काटेंगे। केवल जहां पर आ जाए, केवल शब्द, केवल, देखिए केवल आ गया कि नहीं, तो केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। क्या केवल बच्चा जो है विषय वस्तु जो उसके सब्जेक्ट में, जो उसके किताब में लिखा गया है, केवल वही वो जानेगा, बाहरी वातावरण का ज्ञान बच्चे को नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए तो शिक्षा दिया जा रहा है। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साथियों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है, क्या मैंने बताया कि जहाँ पर केवल आ जाए शब्द, यहाँ पर केवल आ गया ना, केवल की बात, केवल एक चीज़ की बात जहाँ पर हो जाए वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला है हमारा सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास को अनुकूल करना, ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास के लिए अनुकूलन करना, ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को ऐसा पर्यावरण देना ताकि वे बच्चे साथियों सीख सकें और विकास करें, उनको ऐसा अनुकूल बनाना, ऐसी अनुकूल परिस्थिति बनाना उनके लिए, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा साथियों, ठीक है।
चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन है आपका। देखिए इसको भी कैसे मतलब ऑप्शंस में से कैसे हमको छांटना है, ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं केवल उत्तर बता के छोड़ देता हूँ। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल, देखिए यहाँ पर भी आ गया कि नहीं, तो तुरंत ये ऑप्शन आप गलत काट दीजिए था। देखिए तो इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और इसी तरह से आप अगर मेरी बात को समझ ले रहे हैं तो आप अपने आप जो है उत्तर निकाल कर लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है। तो दिव्यांग व्यक्तियों यानी कि विकलांग व्यक्तियों की बात कर रहा है, तो कौन सी बात की गई, चलिए देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरा है निःशक्त व्यक्ति यानी कि समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं कौन सा सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। अगला है दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, चौथा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो साथियों दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आपका दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम बनाया गया है, ठीक है, ये संसद में बनाया गया है। तो ये लाइन आप जानते रहिए कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम एक पारित किया गया है, ठीक है। ऐसा निःशक्त व्यक्ति अधिनियम नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अगर बात की जाए तो दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम आपका बनाया गया है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। अगर साथियों भाषा के संदर्भ में बात किया जाए तो एनईपी किस पर बल देती है, तो चलिए देखते हैं। पहला आपका आ गया बहुभाषावाद, मैंने अभी ऊपर बताया था कि बहुभाषावाद पर क्या एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बल देती है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अन्य देखिए ऑप्शन, एक भाषा की बात मैंने बताया कहीं नहीं की गई है। पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, बिल्कुल गलत है। पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। वहाँ के क्षेत्रीय व्यक्ति यानी कि जिस भी क्षेत्र की बात की जाएगी वहाँ पर व्यक्ति जो हैं वो जिस भाषा को जानते हैं उसी की बात की जाएगी, उसी में शिक्षा दी जाएगी, यानी कि बहुभाषावाद की बात की गई है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो इस प्रकार के प्रश्न देखिए बार बार आपके आते हैं, घुमा फिरा कर ऑप्शन चेंज रहेंगे, तो इसको आपको समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन है लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, ठीक है, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी अभी हम तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे तब निर्धारित करेंगे, ठीक है। बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, केवल शब्द आ गया। मैंने बताया कि जहां पर आपको केवल शब्द मिले ऑप्शन में वो गलत काट देना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, ठीक है, तो केवल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर आधारित हम ज्ञान को नहीं देखेंगे। बच्चे को जो है हम सिखाएंगे उसके समाज से आधारित शिक्षा, उससे समाज से जुड़ी हो, उसके प्रत्येक दिन के दिनचर्या से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर, क्या हम केवल बच्चों के स्मरण यानी कि रटने की क्षमता को मापेंगे, नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शिक्षा है वो लचीली होनी चाहिए, यानी कि किस बच्चे को किस तरह की शिक्षा देनी है ये निर्धारित करके हम चलेंगे। जो कमजोर बच्चा है उसको भी हमको बताना है जीरो से, जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसको कहां से शुरू करना है, सबको देखते हुए चलना है, ठीक है। यानी कि बहुस्तरीय, यानी कि हर लेवल की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। मूल्यांकन का उद्देश्य जो है किसकी जानकारी देता है, यानी कि अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें किसकी जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही लग रहा है, तो इसको हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन को हम मानते हुए चलेंगे कि सही है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ेंगे। बिना चारों ऑप्शन पढ़े आपको उत्तर टिक नहीं करना है। दूसरा है विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शना, बिल्कुल कभी भी उनके सहपाठियों के साथ उनकी तुलना नहीं कराना है, अन्यथा उनके साथियों में जो है हीन भावना आना चालू हो जाएगा कि वो मुझसे तेज हो गया है, मुझसे आगे निकल रहा है, ठीक है। तो कभी भी तुलना नहीं कराएंगे। विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उनकी असफलता की पृष्ठ पहचान की जा सके, ठीक है। तो साथियों तीसरा ऑप्शन भी सही है, लेकिन साथियों पहले ऑप्शन की तुलना में ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों मूल्यांकन में हम साथियों ये निकाल कर निचोड़ लाते हैं कि हमको किस प्रकार से, ठीक है, उनकी कमियों को तो जानते हैं, ठीक है, उनकी कमियों को तो जानते हैं, बाकी इस चीज़ पर मेन फोकस रहता है कि उनको किस तरह से सहायता का हम कर सकेंगे, ठीक है। क्या हमारे अंदर कमी है, हमको किस प्रकार से सहायता बच्चे की करनी है ताकि वह साथियों अधिक से अधिक अधिगम कर सके। विद्यार्थी को रटने की क्षमता की जानकारी, तो रटने की बात आ गई तो ऑप्शन गलत हो गया। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ये साथियों हमारा जो मूल्यांकन है इसकी जानकारी हमको देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आकलन के संदर्भ
में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ठीक है, आकलन मतलब कि बच्चे की कमियों को खोजना कि हमारे अंदर क्या कमी है, शिक्षक के अंदर क्या कमी है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। विश्लेषण हम करेंगे और आलोचनात्मक यानी कि कमियों को ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा है प्रत्यास्मरण की बात आ गई, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है, आकलन के योगात्मक तरीके, बिल्कुल गलत। परीक्षा के लिए सीखना, परीक्षा के लिए हम केवल नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको जहां पर भी मिले वो आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो साथियों किसके ओर बदलाव की बात करती है? चलिए देखते हैं, यह सीखना कि कैसे सीखना है। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें यह साथियों सीखना है कि हमको कैसे सीखना है, यही चीज़ हमको समझना है। अगर ये विद्यार्थी समझ गया तो वो साथियों अधिगम कर जाएगा। ठीक है, तो रटकर की बात आ गई, गलत काट देंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम की सामग्री में वृद्धि, ये भी आपका निगेटिव उत्तर होता है। ठीक है, और मानकीकरण की बात भी यहाँ पर गलत हो जाएगी, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए, समझिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? यानी कि क्या छोड़कर हमको किस तरफ जाना चाहिए, इसकी बात करनी है। तो क्या संरचनावादी से व्यवहारवादी की तरफ जाना है? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है रटने पर आधारित अधिगम से हमको जाना है अवधारणात्मक समझ से, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमको साथियों रटने पर आधारित अधिगम को छोड़कर साथियों अवधारणात्मक समझ की तरफ जाना है। यानी कि प्रत्येक टॉपिक को हमको रटना नहीं है, उसको समझना है, उसके अवधारणात्मक समझ को हमको समझना है, विकसित करना है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या खोजबीन आधारित अधिगम से ड्रिल और अभ्यास की तरफ जाना है? नहीं। ठीक है, तो जो है कहाँ से कहाँ जाना है, यानी कि रटने पर आधारित अधिगम को छोड़कर हमको अवधारणात्मक समझ की तरफ जाना है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका चौथा ऑप्शन भी इस हिसाब से गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है? तो पहले तो आपका साथियों 10+2 था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है 5+3+3+4। इस ढांचे को आप रट लीजिए साथियों, एकदम ध्यान में बैठा लीजिए। ये साथियों पक्का आपका 100% आपके किसी ना किसी शिफ्ट में आपके परीक्षा में जरूर छपेगा। यानी कि 5+3+3+4 इस तरह से शिक्षा को बांट दिया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो किस भाषा को प्रस्तावित करती है साथियों? ठीक है, तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की बात नहीं करेगा। ठीक है, आपकी जो मातृभाषा है, ठीक है, क्या मातृभाषा है, आप जिस स्थान के हैं, ठीक है, वहाँ पर जो भी भाषा बोली जाती है, उड़िया है, मराठी है, बंगाली है या फिर पंजाबी है, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है, जो भी, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, जहाँ पर बच्चा शिक्षा प्राप्त करने जा रहा है, उस स्थान की जो भी भाषा है उसमें साथियों जो है शिक्षा बच्चे को दी जानी चाहिए। ठीक है, चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो। ठीक है, यानी कि अगर पंजाब का बच्चा है तो वहां पर जो टीचर है वो बच्चे को पंजाबी भाषा में शुरुआत की शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा उसको किस में दी जाएगी? उस पंजाबी भाषा में। अगर साथियों वही बच्चा पंजाबी बच्चा कहीं अन्य स्थान पर जाता है तब भी उसी पंजाबी भाषा में ही उसको सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वह अन्य भाषा सीख नहीं पाएगा तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। तो समझिएगा कि मातृभाषा आप बिल्कुल समझ लीजिए, जान लीजिए, घर की भाषा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन के आगे हमको समझना है कि क्या प्रस्तावित करती है। ठीक है, पहला है आपका शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। कि मूल्यांकन जो है साथियों शैक्षणिक वर्ष में यानी कि प्रत्येक वर्ष एक बार ली जाने वाली जो परीक्षा होती है उसके माध्यम से की जानी चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मूल्यांकन साथियों एक बार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कि आपने साथियों मान लीजिए एक हफ्ता यानी कि पूरे सप्ताह में बच्चे को क्या सिखाया है उसका पता लगाने के लिए आपको जो है मूल्यांकन का प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि एक निश्चित अवधि में बच्चे ने क्या सीखा यही पता लगाने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक, जहां पर रैंक देने की बात आएगी, ठीक है, तो वहां पर हम ऑप्शन गलत काट देंगे। ठीक है,
ये देखिए साथियों लास्ट प्रश्न, लेकिन ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। देखिएगा कैसा प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं करता है? ठीक है, अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन कौन सा सही है, क्योंकि नीचे देखिए आपको साथियों इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, कि कौन कौन से चारों में से कौन कौन सही है, कौन गलत है। तो साथियों वकालत किसकी वकालत नहीं करता है? पहला है संरचनात्मक समझ पर जोर, तो ये तो सही हो जाएगा। सही मतलब हो जाएगा कि आपका जो है ये पॉजिटिव आंसर है और हमको निगेटिव यानी कि नहीं वाला ऑप्शन खोजना है। ठीक है, तो संरचनात्मक समझ की बात करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत होगा। गलत यानी कि नहीं वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम में वृद्धि इसकी भी बात नहीं करता। और चौथा है आपका प्रौद्योगिकी के उपयोग की कमी की बात आ गई नहीं है, तो ये भी यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, ये नहीं में आएंगे, यानी कि इसकी बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं करता है। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा जो है नहीं वाले ऑप्शन में आते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा साथियों। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाइए और अन्य वीडियो जरूर देखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।